हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ध्यान दीजिए, आप सभी का लेक्चर नंबर 48 में स्वागत है। तो सुनिए, अब इससे पहला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था 47 में हमने बात की थी कार्बन प्रतिरोधक या प्रतिरोधकों के बारे में पूछी थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, ताराबद्ध प्रतिरोधक और कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है ना, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पहुँचे थे कि जो कार्बन प्रतिरोधक होता है उसका निर्माण कार्बन को बहुत बारीक पीस कर उसको एक लुगदी बना ली जाती है, उसको एक बेलनाकार जैकेट के अंदर भर दिया जाता है और उस बेलनाकार जैकेट के दोनों सिरों पर तो धातु के टर्मिनल लगा दिए जाते हैं और इससे इस प्रकार हम उस किसी भी कार्बन प्रतिरोधक को किसी भी बाह्य विद्युत परिपथ के साथ उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के वर्णक्रम की पहचान के लिए हम उस पर क्या बनाते हैं, 4 रंगीन पट्टियाँ बनाते हैं, जिसमें से जो प्रथम 2 पट्टियाँ होती हैं वो पूर्णांक को व्यक्त करती हैं, तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को और चौथी पट्टी सहता को। तो मैंने कुछ आपको डायग्राम बना के भी समझाया था कि जैसे कि ये हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक हो गया, ये कार्बन प्रतिरोधक हो गया और ये यहाँ पर इसके दोनों सिरों पर ये 2 धातु के टर्मिनल लगे हुए हैं। आ रही बात समझ में? अब इसके वर्णक्रम की पहचान के लिए हम इस पर 4 रंगीन पट्टियाँ बनाते हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, अब कैसे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें से जो ये प्रथम 2 पट्टियाँ हैं ये किसको व्यक्त करती हैं, पूर्णांक को। तीसरी जो पट्टी है ये दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है और ये जो चौथी पट्टी है ये किसको व्यक्त करती है, सहता को। अरे बस समझ में। अब मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से हम पहचान करेंगे कि भाई कौन से रंग का पूर्णांक कितना होता है, दशमलव गुणांक कितना होता है और उसकी सहता कितनी होती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। वर्णक्रम सारणी, ठीक है ना। तो वर्णक्रम सारणी आप कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिए, ढंग से देखना, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, पहले ब्लॉक में होता है रंग का नाम, दूसरे ब्लॉक में होता है पूर्णांक, तीसरे ब्लॉक में होता है दशमलव गुणांक और चौथे ब्लॉक में होती है सहता। ठीक है ना। तो क्रम से बनाऊंगा मैं, पहले में रंग का नाम, दूसरे में जिस रंग की बात हम कर रहे हैं उसका पूर्णांक, तीसरे में उस रंग का दशमलव गुणांक और चौथे में हम लेते हैं सहता। तो ध्यान दीजिए, ये बता लिया हमने। नंबर 1 ब्लैक, सबसे पहले आता है ब्लैक। नंबर 2 ब्राउन, थर्ड रेड, ऑरेंज, फिफ्थ येलो, 6 ग्रीन, 7 ब्लू, वॉयलेट, 9 ग्रे, 10 वाइट, WHITE। ठीक है ना। 11 गोल्ड, 12 सिल्वर।
तो आपके सामने रंगों के नाम मैंने लिख दिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। पूर्णांक देख लीजिएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका कोई पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। दशमलव गुणांक, अब जो यहाँ पर ये वैल्यू है ना पूर्णांक, उसको 10 की पावर चढ़ा दीजिएगा, तो 10⁻0, 10⁻1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन दोनों का दशमलव गुणांक में नहीं होता, ठीक है ना। अब बात आती है सहायता, टॉलरेंस पावर। ध्यान रखना, इनमें से किसी भी कलर की कोई सहायता नहीं होती है, सिवाय किसको छोड़कर, सोने और चांदी को छोड़कर। सोने की सहायता होती है 5%, जबकि चांदी की जो होती है वो 10 से और 15% के बीच में होती है। आ रही बात समझ में। तो ये आपके सामने हो गए वर्णक्रम की सारणी जो आपको याद रखनी है। अब समस्या ये आती है हमारे सामने कि सर इस टेबल को हम याद तो रख लेंगे, लेकिन सर क्या पता रंगों का क्रम ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो भैया इनकी हिंदी तो आप जानते होंगे, ब्लैक को काला बोलते हैं, ब्राउन को भूरा बोलते हैं, है ना। छोटी क्लासों में यही पढ़ा है हमने, और पढ़ा भी क्या है। तो इन रंगों का क्रम आप कैसे याद रखोगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूँ, तो आप उस सूत्र पर फोकस करेंगे और फिर समझेंगे। आ रही बात समझ में। और वो सूत्र होता है BB रॉय। आ रही बात समझ में। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये सूत्र है। क्या सूत्र है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो देखो बेटा, पहले B से बना ब्लैक, बन गया। दूसरे B से बना ब्राउन, R से बना रेड, O से बना ऑरेंज, Y से बना येलो। अब बेटा ये ग्रेट है ना, ग्रेट का पहला डिजिट क्या आ रहा है, G, तो बेटा G से क्या बन जाएगा, ग्रीन, बन गया। ये क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन का पहला डिजिट क्या आ रहा है, B, तो इससे बन जाएगा ब्लू, बन गया ब्लू। ये क्या आ रहा है, बेरी, बेरी का पहला डिजिट क्या आ रहा है, B, इससे क्या बन जाएगा, वॉयलेट। धूसर कलर का जो आकार, सॉरी जो रंग होता है ना, उसे वॉयलेट बोलते हैं। गुड, गुड का क्या आता है, G आ रहा है पहला डिजिट, G से क्या बन जाएगा, ग्रे, बन गया ग्रे। और वाइफ का क्या आ रहा है, W, तो इससे क्या बन जाएगा, सफ़ेद, वाइट। तो आप रंगों का क्रम भी देख सकते हैं और तरीका भी देख सकते हैं। ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। अरे बस समझ में। तो ये नॉर्मल सी एक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। इस टॉपिक के जस्ट ख़त्म होते आपकी बुक में नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, सॉरी करके देखना है, याद क्या रखना है, करके देखना है, ठीक है ना। तो आपको इस सारणी जो है ना, इसकी महत्ता समझ में आ जाएगी। आ रही बात समझ में। चलो, तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आता है अनओमीय पदार्थ।
अनओमीय पदार्थ। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछेगा कि सर अनओमीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपके पास एक नॉर्मल सी परिभाषा होगी, और वो परिभाषा क्या है? अनओमीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो कौन से पदार्थ बन जाएंगे? अनओमीय पदार्थ। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि सर अनओमीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए अगर हम विभवांतर व धारा के मध्य कोई ग्राफ खींचें तो हमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अरे भाई सीधी सी बात है, ओम का जो नियम है ना, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती I। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अगर वोल्टेज और करंट दोनों में अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये तो हो गया सर ओमीय पदार्थ जो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनओमीय पदार्थों की। तो अनओमीय पदार्थ वे तो है जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके मध्य अगर विभवांतर व धारा के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे डायोड फॉर एन एग्जाम्पल, अनोमीय पदार्थ के उदाहरण में सबसे पहले क्या आता है? डायोड। डायोड के बाद टॉर्च का बल्ब, ठीक है ना। दूसरा वैद्युत अपघटनी द्रव्य, वैद्युत अपघटनी द्रव्य, ये सब क्या है? अनओमीय पदार्थ है। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो एक दो इनके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि वैद्युत अपघटनी द्रव्य के लिए अगर आप वोल्टता व धारा के मध्य ग्राफ खींचोगे तो आपको इस हिसाब से ग्राफ प्राप्त होगा। अरे बात समझ में। अगर आप डायोड के लिए खींचोगे तो डायोड के लिए आपको ऐसा वक्र प्राप्त होगा। अरे बात समझ में। ठीक है ना। सॉरी ये नहीं, ये प्राप्त होगा डायोड के लिए। ठीक है ना। डायोड के लिए आपको वोल्टता व धारा के मध्य ये वाला ग्राफ प्राप्त होगा, ये हो जाएगा डायोड के लिए। और अगर आप खींचोगे टॉर्च के बल्ब के लिए अगर आप वोल्टता व धारा के मध्य ग्राफ खींचोगे तो आपको ये वाला वक्र प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया वैद्युत अपघटनी द्रव्य के लिए। ये किसके लिए हो गया? डायोड के लिए। और ये वाला वक्र किसके लिए हो गया? टॉर्च के बल्ब के लिए। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये हो गई छोटी सी बात है अनओमीय पदार्थों की। ठीक है ना। आगे चलिए। अब अगला टॉपिक आता है कभी कभी और 2017-18 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अतिचालकता किसे कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता। अरे बात समझ में। तो आपसे कोई पूछेगा इधर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता किसे कहते हैं, तो आपके पास क्या आंसर होगा? तो आप देखेंगे सर इस प्रकृति में कुछ धातुएं एवं अधातुएं ऐसी भी पाई जाती हैं जिनकी किसी निश्चित ताप पर उनकी जो प्रतिरोधकता है ना वो घटकर कैसी हो जाती है? डबल जीरो हो जाती है। या कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकृति में कुछ धातुएं एवं अधातुएं या कोई भी पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता घटकर कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। आ रही बात समझ में। ऐसी धातुएं अधातुएं या ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो घटना है, ये जो घटना हो रही है प्रतिरोधकता की शून्य होने वाली, उस घटना को हम क्या कहते हैं? अतिचालकता। आ रही बात समझ में। अतिचालकता से ही रिलेटेड एक अगला टॉपिक आता है क्रांतिक ताप, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप। तो जैसे कि अभी मैंने अतिचालकता या अतिचालक पदार्थों की परिभाषा बोली कि इस प्रकृति में कुछ धातु अधातुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है ना। अब अगला टॉपिक है मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, या जिसको मैं कह रहा हूँ क्रांतिक ताप। तो ध्यान रखना, जिस ताप पर किसी भी धातु अधातु या किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो रही है
जिस ताप पर, ठीक है ना, जिस ताप पर प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो रही है वह ताप कौन सा ताप कहलाएगा? क्रांतिक ताप। या आप कह सकते हैं कि सर वह ताप जिस पर अति चालकता की घटना संपन्न हो रही है वह ताप कौन सा ताप कहलाएगा? क्रांतिक ताप कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं, अगला एक टॉपिक आता है मैस्नर प्रभाव। मैस्नर प्रभाव, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। मैस्नर प्रभाव, तो कॉमरलिंग नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मैस्नर प्रभाव की खोज की और उन्होंने क्या बताया था कि अति चालकता की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अति चालकता की स्थिति में जो अति चालक पदार्थ होते हैं ना उनके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, बोले तो बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो अतिचालक पदार्थों के अंदर या अतिचालकता की स्थिति में पदार्थ के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसका मान कैसा हो जाता है? नगण्य हो जाता है। इस स्थिति को ही किस नाम से जाना जाता है? मैस्नर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये तीन छोटे छोटे से मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, अतिचालकता, क्रांतिक ताप और मैस्नर प्रभाव, ठीक है ना। ओके, आफ्टर ऑल अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो देखो बेटा, द कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस, इसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया होगा। अब थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो आप जानते हैं कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस, कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो पहला कौन सा हो गया बच्चों? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा हो गया बेटा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। एक बार इसको मैं आपको मुँह ज़बानी ही समझा देता हूँ, फिर बोर्ड पर बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें श्रेणीक्रम संयोजन की, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कैसा हो? एक समान हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाएगा? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो आप ध्यान देंगे, समझेंगे, एक बार में ही कहानी को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको परिभाषा बताई कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली विद्युत धारा का मान कैसा होता है? एक समान। तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या मानते हैं? तो उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है वो क्या बनता है कि सर माना तीन प्रतिरोध जिनका मान क्रम से कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3 है, ये तीनों प्रतिरोध एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है ना। इन तीनों प्रतिरोधों का मान मैंने आपको बता ही दिया है, आ रही बात समझ में। अब तीनों प्रतिरोधों के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान पहले पर कितना हो जाएगा? V1, दूसरे पर कितना हो जाएगा? V2, तीसरे पर कितना हो गया? V3। जबकि इन तीनों प्रतिरोधों में से होकर बहने वाली विद्युत धारा का मान कैसा है? एक समान, जिसका मान मैंने कितना मान लिया? कैपिटल I। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि सर ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध हैं बेटा, और ये तीनों प्रतिरोध
एक बी वोल्ट की बैटरी के साथ, ये बी वोल्ट की बैटरी हो गई, इसके साथ कौन से क्रम में साथ कनेक्टेड है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके प्रतिरोध का मान R1, इसके का R2, इसके का R3। ये मैंने परिपथ को बंद कर दिया है। तो बेटा परिपथ में एक समान की धारा कैपिटल I बह रही है। यहाँ पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा V1, यहाँ का V2 और R3 का कितना हो जाएगा V3। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये चीज़ तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया। हाँ भैया 10th क्लास में भी यही और 12th में भी यही है। ठीक है ना। कोई थोड़ी बहुत चेंज आता है माइनर सा, तो ध्यान दीजिए। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। यही चीज़ें कह रहा हूँ ओम का नियम, V बराबर IR। अगर ये कंडीशन मैं प्रथम प्रतिरोध के लिए अप्लाई करूँ, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक है, प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, करंट तो इक्वल है ही है, प्रतिरोध कितना हो गया R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर में IR2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार कौन से प्रतिरोध के लिए निकालोगे, तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 इक्वल्स टू में IR3। तो प्रथम प्रतिरोध के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर तो ये हो गया, द्वितीय प्रतिरोध के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर, और तृतीय प्रतिरोध के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर ये हो गया। जरा ध्यान दीजिए। माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। मैंने मान लिया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा B। तो कुल विभवांतर बराबर में कुल धारा इंटू कुल प्रतिरोध, ये तो फंक्शन बनता है। अतः टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज टू में टोटल करंट इंटू में टोटल रेजिस्टेंस, समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। अतः संयोजन का कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधक स्वरों के मध्य उत्पन्न कुल विभवांतर, तो B इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके भाई। V की जगह पर आप मान रखोगे IR इक्विवेलेंट, यहाँ से रखा 4 से, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। तो लैंग्वेज लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्टली रख दो यार। समीकरण नंबर 5 में 1 2 3 4 से मान रख रहा हूँ मैं। तो B की जगह पर तो क्या रख दिया ना, IR इक्विवेलेंट रख दिया। V1 की जगह पर IR1, IR2, IR3। IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में I कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आओ I कॉमन, इनसाइड क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से क्या कट गया I, तो वैल्यूशन कितनी आ जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित थे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका फंक्शन कितना आ गया आपके पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। आफ्टर ऑल कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट आते हैं, कुछ तो क्या एक ही है। ध्यान दी, यहाँ पर हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो ये वैल्यू कैलकुलेट हमने की है, इस कंडीशन में 3 ही प्रतिरोध कनेक्टेड थे। ठीक है ना। अब यदि मैं मान लूं कि माना संयोजन में
स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, माना संयोजन में स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो बेटा वैल्यूशन क्या बनेगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn बन गया ना। यदि मैं मान लूँ कि सभी प्रतिरोधों को मान एक बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर डॉट 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 Rn बराबर में R0 मान लिया मैंने, R0 है, कहीं अचरिया की नार समझ लो तुम, R0 ठीक है। तो बेटा वैल्यूशंस क्या बन जाएगी मेरे पास, आर इक्विवेलेंट कस्टम में कितने प्रतिरोधों का माना है मैंने एक समान, एन प्रतिरोधों का कितना माना है, R0, तो आर इक्विवेलेंट इस कस्टम कितना आ गया, NR0, कितने प्रतिरोधों के लिए आ रहा है ये, एन प्रतिरोधों के लिए, कि जब संयोजन में कितने प्रतिरोध जुड़े होंगे, एन प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे, तो वैल्यूशन बन जाएगी आर इक्विवेलेंट इस कस्टम में NR0।